लोगों को सर में और सीने में गोलियां लगी। ये पुलिस को ऑर्डर नहीं होना चाहिए। खास तौर से बच्चे थे, वो स्कूली बच्चे थे। और भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक की बात है। जो डिसेंट वाइड स्प्रेड है, वो सिर्फ यंग लोगों में नहीं है, जेन जी में नहीं है, वो आम आदमी में है, क्योंकि भ्रष्टाचार से और सरकार सत्ता परिवर्तन से इंस्टेबिलिटी रही है। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो एक स्टेट ये होता है कि जब इन पॉलिटिकल गवर्नेंस इनइफेक्टिव हो जाती है। और देखिए, डेमोक्रेसी में लोग ही आपको ऊपर चढ़ाते हैं और लोग ही आपको नीचे गिराते हैं जब आप उनकी बेसिक नीड्स को मीट नहीं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात नेपाल की। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक हफ्ते में ही नेपाल की सियासत बदल जाएगी। सोशल मीडिया पर लगी रोक को लेकर शुरू हुआ बवाल देखते देखते इतना बेकाबू हो गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस आंदोलन की अगुवाई युवाओं ने की, जो जेन जी कहलाते हैं। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा के लिए वहां के अराजक तत्व जिम्मेदार हैं। खैर, जो होना था वह हो गया। अब वह अंतरिम सरकार एक नई बन गई है। सवाल उठता है, कैसे हालात इतनी तेजी से बदले? इसका पता राजनीतिक नेतृत्व को क्यों नहीं चला? भारत का रिश्ता नेपाल के साथ रोटी बेटी वाला रहा है। नेपाल में जो कुछ हुआ उसका असर हम पर पड़ना लाजमी है। नेपाल में हुआ ये सत्ता परिवर्तन भारत के लिए कितना चिंताजनक है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जेएनयू में प्रोफेसर हैं प्रोफेसर एस.डी. मुनि, और सामरिक मामलों के जानकार हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन। मुनि साहब, पहला सवाल हमारा आपसे है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या राजनीतिक नेतृत्व को कुछ पता ही नहीं चला? क्या कहेंगे आप? अचानक से सब कुछ। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको इस बात का अंदाज नहीं था कि इतना गंभीर डायमेंशन ले लेगा। अ, पुलिस वगैरह तैनात थी, जहाँ तक मुझे खबर मिली है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, सरकार को मालूम था। लेकिन जो जेन जी के ग्रुप्स थे, उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी थी पीसफुल मीटिंग के लिए, और मीटिंग पीसफुल ही हो रही थी। मीटिंग के बाद में कुछ ग्रुप्स में, जो उसमें थे कुछ लोग, वो संसद की तरफ जाके संसद में प्रवेश करने लगे, और वहां पर से द्वंद्व शुरू हुआ, जिसमें पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया, इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स यूज किया। कई लोगों को सर में और सीने में गोलियां लगी। ये पुलिस को ऑर्डर नहीं होना चाहिए। खास तौर से बच्चे थे, वो स्कूली बच्चे थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो ख्याल रखना चाहिए था। उससे हिंसा बहुत भड़की है। तो पहले दिन अगर आप देखें तो वो पुलिस के हाथ में ज्यादा हिंसा थी। दूसरे दिन आंदोलनकारियों के हाथ में ज्यादा हिंसा थी। तो नहीं, क्या इसको क्या कहेंगे सर आप? मुनि साहब, क्या कहेंगे इसको, जो कुछ हुआ नेपाल में? देखिए, जो कुछ हुआ वो उसको बहुत व्यापक संपर्क में देखना चाहिए। एक तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक लहर चली है दक्षिण एशिया में सत्ता परिवर्तन की और इस तरह के आंदोलन की, उसका हिस्सा है नेपाल। श्रीलंका में हुआ 2022 में, बांग्लादेश में हुआ 2024 में, और नेपाल में हुआ है 2025 में। और मेरी समझ में ये एक एक्सप्लोसिव कॉकटेल है दो पहलुओं का। एक तो ये कि आंतरिक दबाव है, आंतरिक उलझन है, टर्ब्यूलेंस है, और उसमें इस क्षेत्र की जो जियो पॉलिटिकल राइवलरीज है, जिसमें अमेरिका और चीन का जो प्रतिस्पर्धा है, उसी तरह से भारत और चीन की जो प्रतिस्पर्धा है, वो भी कहीं न कहीं इसको प्रभावित करती है। तो ये दोनों बड़े फैक्टर हैं जिनको हर स्थिति में डिटेल्स से समझने की जरूरत है। जनरल मेस्टन, यहाँ पर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, ये तीनों हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी हैं। कैसे देखते हैं आप, अगर सामरिक नजरिए से अगर इसको देखें सर?
और राजीव जी देखिए, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। और आज की तारीख में देखिए बहुत क्लियर है कि जो हमारा वेस्टर्न नेबर है वो पाकिस्तान है। वो तो बिल्कुल एक टेररिस्ट स्टेट है और उसने हमारे साथ इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुका है। नॉर्दर्न इलाके में 3 नेबर्स हो जाते हैं। ये चाइना है। चाइना के साथ भी हमें पता है क्या रिश्ते हैं हमारे, और चाइना के साथ भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। जहाँ तक नेपाल है और भूटान है, उनके साथ एक हमारे ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं। और देखिए दोनों देश के साथ सबसे बड़ा फायदा है कि कल्चरल, लिंग्विस्टिकली और इवन रिलीजियस वाइज, क्योंकि हम एक कॉमन सिविलाइजेशन है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बाइंड करते हैं। ईस्ट में आप आ जाइए तो उधर म्यांमार है, उधर भी आपको पता है चाइना का रोल है, जैसे मुनि ने भी बोला है, जियो पॉलिटिक्स का तो खेल चल ही रहा है। और साउथ जी में आप आ जाइए तो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जहाँ पर ये घटनाएं हो चुके हैं, ये रेवोल्यूशंस हुए हैं। तो इंडिया के लिए और मालदीव्स को भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए। तो कहने का मतलब है हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक इमीडिएट नेबरहुड है, इसको भारत के ऊपर जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक की बात है, क्योंकि जो भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स में होता है या नेबरिंग कंट्रीज में होता है, वो भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और आपको पता है सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, मैं तो जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर बोलूँ, सबसे बड़ा प्रभाव तो दो दो लिहाज से तो पड़ता ही है। मेन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न से पहला, आईएसआई, जो पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है, उनको एक टो होल्ड मिल जाएगा ऐसे देशों में जहां पर इंस्टेबिलिटी है। आपने देखा अभी बांग्लादेश में भी उन्होंने अपनी एंट्री कर ली, आईएसआई पाकिस्तान आर्मी ने। श्रीलंका के साथ हमेशा कोशिश रहा है। नेपाल में आपको पता है कई बार वहां से आईएसआई एलिमेंट्स भारत में इंक्लूड किए हैं और वहां जो बॉर्डर से निकले हैं। दूसरा जो है, चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना भी हमारा दुश्मन है, तो वो भी पूरी कोशिश करता है कि ये जितने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ये देखते हुए हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा एक और कंसर्न है, ये आप उस लिहाज से देखिए, इकोनॉमिक कंसर्न। देखिए इन नेशंस में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो ये भारत की इकोनॉमी को भी थोड़ा असर करता है। क्योंकि आप देखिए अभी ये देखिए आज की बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, रिलेशंस है, सब कुछ है, और ये एकदम हमारे इमीडिएट नेबरहुड है। तो जी इमीडिएट नेबरहुड में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो ये दोनों कंट्रीज के लिए और भारत की नेबरहुड के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये पूरा हमारा इलाका अच्छा तरक्की कर सकता है, सिर्फ 2 कंट्रीज छोड़ के जो हमारे बिल्कुल जी स्टेटेड दुश्मन है, एक पाकिस्तान है और एक चाइना। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पे आई एम क्वाइट श्योर जो भी आपकी डिस्कशन चलेगी उसी डायरेक्शन में चलेगा कि भारत को क्या। अच्छा मुनि साहब, सर इसको क्या, इसके पीछे जो कहा गया है, एक जेन जी का आक्रोश या गुस्सा ही केवल दिखता है या कुछ और दिखता है जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है वहां पर? देखिए, 2-3 बातें हैं जहाँ तक नेपाल की स्थिति है। जी एक तो जेन जी का गुस्सा तो है, क्योंकि वो पिछले कम से कम 5 सालों से भ्रष्ट सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने 2 नए प्रोग्राम चलाए, नेपो बेबीज, नेपो किड्स, उसमें जो एरोगेंट और एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है, जिसको बहुत ऑफेंसिव तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं ये लोग, उससे उनकी सेंसिटिविटीज़ पे धक्का लगा है। और वो ये समझते हैं कि अब तो हम तो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और ये लोग बड़े आराम से इनकी ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि मेल गवर्नेंस हो रहा है। तो ये एक्सपोज़र वो कर रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने अपना ग्रुप्स का नेटवर्क बना रखा था, और सोशल मीडिया के थ्रू में डिसेंट को मोबिलाइज़ कर रहे थे। और जो डिसेंट वाइड स्प्रेड है, वो सिर्फ यंग लोगों में नहीं है, जेन ज़ी में नहीं है, वो आम आदमी में है, क्योंकि भ्रष्टाचार से और सरकार सत्ता परिवर्तन से इंस्टेबिलिटी रही है। और 3 लीडर हैं जो पिछले 10 वर्षों से एक दूसरे को सर्कुलेट कर रहे हैं। वो हैं ओली साहब यूएमएल के, प्रचंड है माओवादियों के, और देवबा है नेपाली कांग्रेस के। तो न तो उनकी पार्टी में और लोगों को उभरने का मौका मिल रहा है, न और पार्टीज को उभरने का उसमें मौका मिल रहा है। तो काफी फ्रस्ट्रेशन सारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में और सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, इकोनॉमिक कारणों से भी और पॉलिटिकल कारणों से भी। और सरकार उनको दबाने के लिए रिप्रेशन करती है।
कहीं ह्यूमन राइट्स को बदलेगी, कहाँ जस्टिस नहीं देगी, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ पर। और इस बार उन्होंने सोशल मीडिया को रोक दिया ताकि उनके एक्सपोज करने के जो माध्यम है उसी पे रोक लग जाए, तो लोगों को पता नहीं लगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो इससे एकदम ट्रिगर का काम किया उसने। और 8 सितंबर को सोशल मीडिया को बंद करने के ओपोजिशन के नाम पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ। और फिर उसी दिन भी सोशल मीडिया के साथ साथ जो डिमांड थी वो ये थी कि भ्रष्ट नेता को हटाओ, इस व्यवस्था को बदलो जिसमें कि रिप्रेशन हो रहा है और जिसमें कुछ पार्टीज का और कुछ लीडर्स का कंट्रोल है। तो जनरल मेस्टन, क्या देखते हैं कि कुछ लोग यह भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो नेपाल में जो कुछ हुआ, कहीं न कहीं भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है। आप चीन को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे थे, चीन को लेकर, तो केपी शर्मा जो वहां के पीएम थे, उनकी चीन से नजदीकी किसी से छुपी भी नहीं है। तो क्या चुप बैठेगा? हमें सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई और चीन ये तो चुप नहीं बैठेगा। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चाहता है यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो। देखिए, उनका बेसिक मुद्दा ये है, ये दोनों देश का, कि भारत को बस प्रिक करते रहना है। और भारत में जैसे आपने देखा, गलवान हो या डोकलम हो, या जितना भी ये करते रहते हैं, चाहे चीन, इनका बेसिक मुद्दा है कि भारत को एंगेज रखना। और पाकिस्तान आईएसआई का तो आपको पता है, और आपको याद है मुनीर का हाल ही का स्टेटमेंट था ये ऑफ सिंदूर के बाद, कि अब जो भी होगा वो ईस्ट से होगा। तो वो साफ इंडिकेशन और संकेत था कि अब बांग्लादेश या म्यांमार के थ्रू भी कुछ किया जा सकता है, टेररिस्ट एक्ट। तो यस, ये भारत के लिए तो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और चीन बिल्कुल इस पर चुप नहीं बैठेगा। देखिए, जो ओली है उसका तो बिल्कुल ही झुकाव चीन की तरफ हो चुका था। आपको पता है, अभी ये एससीओ समिट में भी गया था, और जबकि वो वहां पर उसके बाद जो एक मिलिट्री तो सर, ये भारत के लिए बहुत चिंता वाली बात है सर। बिल्कुल, भारत से देखिए चिंताजनक बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। ये आईएसआई और चीन, ये तो बिल्कुल इनका वो हमको दबोचना चाहते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी चीज ये है, देखिए, हमको अभी बहुत एक एनालाइज करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जब ये इन्होंने टेक ओवर किया था फर्स्ट टर्म 14 में, उन्होंने बोला था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और बिल्कुल सही पॉलिसी है, लेकिन उसको ग्राउंड में ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारे नेबर्स में ये इंस्टेबिलिटी क्यों हो रही है। और ये जो तख्ता पलट की बात हुई है ये 3 देशों की, ये एकदम अचानक कैसे हुआ? ठीक है, मतलब हमारी भी वहाँ रॉ है, सब बैठी है, तो हम सरप्राइज हुए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, एक तो सिम्टम्स तो आ रहे थे, जैसे यहाँ नेपाल में भी सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन सिम्टम्स को डायग्नोस करना, कैच करना और उस पर तुरंत हमें एक्शन लेना। तो मेरे को लगता है भारत के लिए भी ये चेतावनी वाली बात यह है कि हमें एक तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपने पड़ोसी देश के साथ। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? सपोर्टिंग रोल, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। एक होता है डोमिनेंट रोल और इंटरफेरेंस रोल, जो चाइना करता है, वो भारत कभी नहीं करता है और ना करना चाहिए। आपने देखा ये डोमिनेटिंग और इंटरफेयरिंग रोल चीन का रहा है, जिस प्रकार चीन में, बांग्लादेश में, चाइना में, ये इसमें श्रीलंका में भी इसने किया है। लोगों को पसंद नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आक्रोश का, कि हमारी जो कंट्री है, मान लो नेपाली है, नेपाली जो देश है, वो भी चाहते हैं कि वो एक अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी रखें, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। पर हाँ, जो ये है कि वो भी फायदा उठाते हैं कि चीन भी हमारा पड़ोसी है और भारत भी पड़ोसी है, लेकिन भारत को उसमें प्रोएक्टिव रोल ये लेना चाहिए कि जो इंटरकनेक्टिविटी है हमारी, देखिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जब हाँ हमें बोलना चाहिए कि आप स्टेबिलिटी लेके आइए, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो जाके वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर स्टेबिलिटी है वहीं इन्वेस्टमेंट होगा। तो भारत का एक ऐसा मेरे ख्याल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोनों देश के लिए, विन विन सिचुएशन होना चाहिए। जो होस्ट कंट्री है, जैसे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, और भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन होना चाहिए। हमें चीन की फिलॉसफी नहीं अपनानी चाहिए, डोमिनेटिंग एंड इंटरफेरेंस वाली। और जो हमारी ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, कल्चरल टाइज रहे हैं, और जो एक हमारा सॉफ्ट पावर है, और डिफेंस डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम बांग्लादेश के साथ डिफेंस डिप्लोमेसी कर रहे हैं, उनके ऑफिसर्स और आपस में हमारा एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो ये सब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, अगर जी प्रोफेसर मुनि जी,
मैं एक और पॉइंट बोलना चाह रहा था, जैसे जी मैं डिप्लोमेसी की बात की। जी आज की तारीख में आपको पता है कि भारत में इंडियन गोरखास भी एक फौज में है हमारे, और नेपलीज गोरखास भी हैं, और तकरीबन मेरे जो अनुमान के मुताबिक 20,000 नेपलीज गोरखास हमारी इंडियन आर्मी में है। अब उनमें से कितने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो तकरीबन आज अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि 2018 में मैं ऑफिशियल विजिट में गया था नेपाल में, और मैं वहां पर इंटरेक्ट किया था जो वहां के वेटरन्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं। हम्म, तकरीबन जो एस्टिमेट है सर्विंग और रिटायर्ड को मिला के 1.5 लाख की जनता है। 1.5 लाख में अभी आप देखिए हर फैमिली तकरीबन 5, 6, 7 लोग आप लगा लो, तो वो एक इतनी कनेक्टिविटी हो जाती है, वो भारत में रहे हैं। तो जी कहने का मतलब है, ये एक बहुत बड़ी एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जो रिटायर्ड और सर्विंग लोग हैं वो भी वहां पर एक भारत का पक्ष रखने में काम रहेंगे, और वो बताएंगे वहां लोगों को। जैसे अभी आप ये इंटरिम लेकिन प्राइम देखिए, ये हम्म, ये जो शशि क्या नाम है इनका, करकी, आप वो बीएचयू में रही हैं, तो एक अपने आप झुकाव, क्योंकि उन्होंने भारत का कल्चर लेकिन सब कुछ देखा है, ले, तो उससे फर्क जी पड़ेगा। लेकिन अगर सर मुनि साहब, प्रोफेसर मुनि, अगर आप बेहतर आप इस चीज को समझा पाएंगे कि अमूनन ऐसा होता है कि चाहे राजशाही लेके आंदोलन हो या कुछ भी हो वहां पर, तो भारत को लेके लगता है कि कई दफा राजनीतिक फुटबॉलबाजी हो जाता है। भारत का विरोध जो है वहां ज्यादा स्वर सुनाई पड़ते हैं, खासतौर से जब से वहां लोकतंत्र की बहाली हुई है, या देखिए हमारी नीतियों की वजह से, या वहां के हालात है जो भी कहे, या पॉलिटिकल सिस्टम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारत पर उसका दोष मढ़ देते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आपने जैसे शुरू किया था वही, नेपाल के साथ हमारे संबंध कोई हाल के नहीं है। बिल्कुल सही जी। सालों पुराने संबंध है। और जी आपने कहा रोटी बेटी का संबंध है। जी नेपाल की जो आज की सीमा है वो 1816 में बनी है। और नेपाल खुद, जैसा हम आज जानते हैं, उसका उद्भव हुआ 1769 में। 1769 में पृथ्वी नारायण शाह ने जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर नेपाल बनाया। उससे पहले नेपाल और भारत में फर्क करना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल सही कह रहे तो दोनों इस कदर घुले मिले थे। और अब जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का सवाल आया है और इंडिपेंडेंट का सवाल आया है, उसमें एक नेशनल आइडेंटिटी उभर कर आई है जो उन दिनों नहीं थी। उन दिनों सिविलाइजेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी थी, और वो हमारे दोनों की मिली हुई थी। तो उस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की वजह से नेपाल को हर वक्त ये लगता है कि बाहर के लोग तो हमको भारत का हिस्सा समझते हैं, तो हम उसको अपने आप को स्वतंत्र कैसे दिखाएं। तो वो एसर्ट करते हैं, और एसर्ट करने के लिए हमेशा भारत के खिलाफ ही उनको एसर्ट करना पड़ता है। चीन के साथ तो उनका कोई समान संबंध है नहीं। हैं। एक बार मैं पीएन हक्सर से बात कर रहा था, और यही हम बात कर रहे थे कि हम पे क्यों दोष लगता है कि हम इंटरफियर कर रहे हैं हमारे पड़ोसियों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अंग्रेजी का सेंटेंस कहा कि वी आर लॉज्ड इन ईच अदर्स इंटेस्टाइन्स। हम एक दूसरे की आंतों से जुड़े हुए हैं, और अगर हम आंतों से जुड़े हुए हैं तो इंटरफियर क्या हुआ, हम तो है ही एक दूसरे में। जी देयर इज ए लिटिल इंडिया, थोड़ा हिंदुस्तान श्रीलंका में भी है, थोड़ा हिंदुस्तान नेपाल में भी है, थोड़ा हिंदुस्तान, पूरा ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में और बांग्लादेश में था पहले। तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटीज इतनी मुड़ी हुई है। जब इन देशों ने अपना नेशनलिज्म बनाना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए भारत से डिस्टेंस, कल्चरल डिस्टेंस करना शुरू किया। पहली बात तो सबसे बड़ी है। दूसरा ये भी है, हमें भूलना नहीं चाहिए, हमने भी बहुत गलतियां की है। जैसा अभी जनरल साहब ने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी चलाई, उसको 11 साल हो गए। और 11 साल में जो पिछले 10 वर्ष हैं, उसमें नेबरहुड पॉलिसी रियलिटी में तो चली नहीं, और बहुत कम चली। मालदीव्स ने कहा कि इंडिया आउट, बांग्लादेश ने कहा कि इंडिया आउट, श्रीलंका के 2 प्रेसिडेंट्स ने कहा कि इंडिया हमको इंटरफियर करता है। नेपाल में 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें उन लोगों ने दोष लगाया कि हमको इंटरफियर आप कर रहे हैं और आपने हमारे संविधान को मान्यता नहीं दी है। उसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा। तो कई बार हम भी अपने हितों को आगे बढ़ाने में
ये बात भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोसियों की भी एक संवेदनाशीलता है और उस संवेदनशीलता को हमें कहीं न कहीं झकझोरना नहीं चाहिए। उसको बहुत सॉफ्टली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पड़ोसी हमसे छोटे हैं, कमज़ोर हैं और हम पे निर्भर हैं। तो इसलिए हर बात में हमें भी अपना अपना ख़्याल रखना चाहिए। अब आपने हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है शायद, लेकिन जो चीन का मसला शुरू हुआ था, देखिए जी। चीन चीन हमारी राजनीति की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ट्रेड भी चीन से बहुत ज़्यादा है। हम इन्वेस्टमेंट भी चीन का चाहते हैं। तो पड़ोसी कहेंगे कि आप चाहते हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम्म। और उसकी वजह से उसका चीन का प्रभाव बढ़ेगा। तो चीन हमारी एक कूटनीतिक और वैदेशिक नीति की बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको हमें अपने स्तर पर लेवल करना पड़ेगा। और अगर हम अपने स्तर पर लेवल कर लेंगे, तो पड़ोसी हमसे दूर नहीं जाएँगे, क्योंकि उनके बंधन हमारे ही साथ में हैं। वो ये समझते हैं आज कि चीन भारत से बड़ा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन की इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं उनका। तो ये पड़ोसी भी समझते हैं। तो जहाँ उनको ज़्यादा मिलेगा, वहीं जी। पर जाएँगे ना, जहाँ से उनको ज़्यादा समर्थन मिलेगा, वहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रश्न बहुत पेचीदा है और बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि इसमें नेशनलिज्म का सवाल आ जाता है। अगर हम ये सब बातें कहें, तो लोग कहेंगे आप चीन को फ़ेवर कर रहे हैं। हम चीन को फ़ेवर नहीं कर रहे हैं। जी। चीन सारे एशिया में फैला हुआ है, तो दक्षिण एशिया में क्यों नहीं फैलेगा? ख़ास तौर से जब दक्षिण एशिया में 1.7 बिलियन लोग रहते हैं और वो सब के सब 5.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं और फास्टेस्ट बढ़ रहे हैं दुनिया। तो दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आर्थिक दृष्टिकोण से इस तेजी से विकसित हो रहा हो जैसे दक्षिण एशिया विकसित हो रहा है। और सबसे बड़ा मार्केट उभर कर आएगा। उसकी वजह है कि चीन ही नहीं, यूरोप भी हमें दक्षिण एशिया में आना चाहता है, अमेरिका भी दक्षिण एशिया में आना चाहता है, वेस्ट एशिया आके इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हमारे ऊपर सबकी आंख लगी हुई है और जी। हमें उसको संतुलन बना के अपनी नीति को आगे बढ़ाना होगा। तो जनरल मेस्टन, यहाँ हिंदुस्तान में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, हालांकि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बात हो रही है कि क्या हिंदुस्तान में भी कभी ऐसा कुछ विद्रोह कहिए या क्रांति कहिए या आक्रोश की आवाज कहिए, क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है सर? देखिए, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आशंका। एक चीज साफ जाहिर है कि हम्म। ये हुआ क्यों है। और जैसे मुनि जी ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया है, देखिए सबसे बड़ा कारण तो एक स्टेट ये होता है कि जब इन पॉलिटिकल गवर्नेंस इनइफेक्टिव हो जाती है। और देखिए, डेमोक्रेसी में लोग ही आपको ऊपर चढ़ाते हैं और लोग ही आपको नीचे गिराते हैं जब आप उनकी बेसिक नीड्स को मीट नहीं। ये एक हकीकत है, आप कहीं पर भी देखिए। और अगर लीडर्स अपनी ही बस जेब भरेंगे, करप्शन करेंगे और लोगों को निग्लेक्ट करेंगे, तो जाहिर एक आक्रोश तो आएगा। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, अभी आपने देखा इतने नेपलीज बाहर जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, किस किस देश में नहीं जाते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और पॉलिटिकल गवर्नेंस तो बिल्कुल यूजलेस थी। ये वहां पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पिछले 14 साल से इतनी तो गवर्नर चेंज होती रही है, आपस में लड़ते झगड़ते रह रहे हैं। और अब यही पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि पार्लियामेंट सॉल्व नहीं करना चाहिए, उसका वो गलत इस्तेमाल किया इन्होंने, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने। लेकिन हकीकत में अगर उनसे पूछा जाए, उनकी कॉन्शियस से, इनर आत्मा से, लोगों का तो उन पे भरोसा ही टूट गया ना। और आपने देखा किस प्रकार जो जन जी थी, किस प्रकार इन लोग का पीछा कर रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं छोड़ा। और साथ में जितने इंस्टीट्यूशन थे, बल्कि कोई एक आध टीवी चैनल को भी शायद उन्होंने बर्बाद किया है, इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ये साफ जाहिर होता है कि लोगों का ट्रस्ट टूट गया था। किसी भी देश में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो लोग, जहां पर लोग निग्लेक्ट होते हैं, तो ये एक रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और एक फ्लैश पॉइंट होता है। यहाँ का फ्लैश पॉइंट क्या था? जो बच्चों को, स्कूल वाले जो बच्चे थे और यूनिवर्सिटी बच्चों को जब पुलिस ने मारा, वो फ्लैश पॉइंट पे। बांग्लादेश में फ्लैश पॉइंट क्या था? उधर भी ये जो पुलिस उनको हैंडल नहीं कर पाई और मारा। तो जब ये मौतें होने लगती हैं तो आक्रोश और बढ़ता है।
तो हिंदुस्तान में लगता तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी आज की तारीख में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन हाँ, जो कुछ चीजें हैं, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हुई भी हैं, आपको पता है, फार्म प्रोटेस्ट हुए हैं। तो ये चीजें जब भी होती हैं जब एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट होता है और एक सेंस ऑफ ऐसा लगता है कि हमारी एंटाइटलमेंट्स नहीं मिल रही है। लीडर्स का एक ही काम है, लोगों पे फोकस करो, बिकॉज लोग हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही आपको ऊपर ले जाते हैं, वही आपको नीचे गिराते हैं। तो इसको प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता नहीं है कि भारत में इस प्रकार की स्थिति कभी होगी। चलिए, अच्छी बात। प्रोफेसर मुनि, एक अंतिम सवाल आपसे है कि वहां लोकतंत्र की बात हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता की बात हो रही है। 17 साल लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा समय नहीं होता, लंबा वक्त नहीं होता है। जो मैं पढ़ रहा था, नेपाल को मैं 1-2 बार गया हूं, देख रहा हूं कि विकास, सामाजिक विकास भी हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता का दौर एक अलग बात है कि 14 प्रधानमंत्रियों को देखना पड़ा। आप आगे का रोड मैप कैसे देखते हैं वहां पर, नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए, और क्या लगता है कि नेपाल बदलेगा जैसा लोग एक क्रांति के लिए सड़क पर आए? देखिए, बदलने में ये होगा कि किसी तरह से वो ये कोशिश करेंगे कि एक ही तरह की लीडरशिप वहां लगातार नहीं बनी रहे, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों का फायदा हो, इनइक्वालिटी को कम किया जाए। ऐसे परिवर्तन जरूर होंगे, लेकिन वो जनतांत्रिक ढांचे में होंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि वहां पे राजतंत्र आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन बात को समझने की जरूरत है कि राजतंत्र के पक्ष में नेपाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो राजा की। देखिए, हमारे यहाँ कॉलोनियलिज्म के बाद में कॉलोनियल मेंटेलिटी और कॉलोनियल तरीके तो रहे हैं ना बहुत वक्त तक। तो वहां पर भी राजतंत्र तो 250 वर्ष तक रहा वहां पर। और जैसा आपने कहा कि अभी डेमोक्रेसी तो 16-17 साल की है, तो अभी भी पुरानी आदतें हैं, पुराने हित हैं लोगों के, और पुराना लगाव भी है। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा से ज्यादा 8-10% की है, उससे ज्यादा की नहीं है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से नेपाल की संसद में जो राजतंत्र की पक्षधारी पार्टियां हैं वो उभर कर नहीं आई है, अभी तक आई नहीं है और आ भी नहीं सकती है। इसलिए ये बात कहना कि वहां की जनता राजतंत्र को चाहती है, ये बात ठीक नहीं है। जनता ने अभी जो जेन जी का भी रिवॉल्यूशन हुआ है, उन्होंने साफ कहा कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। और जो राजतंत्र मांगने वाले नौजवान लोग भी हैं कुछ, उनको उन्होंने अलग थलग रखा है बिल्कुल। इसीलिए नेपाल में राजतंत्र का जो आधार है वो बहुत कमजोर है। लेकिन भारत में भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हिंदुत्व के नाम पे वहां के राजतंत्र को लाना चाहती है, और वो समझते हैं कि राजतंत्र के आ जाने से कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और एक आदमी से, एक परिवार से हमको बातचीत करनी पड़ेगी तो हमारा काम चल जाएगा। ये सहूलियत की वजह से लोग वहां पर राजतंत्र को लाना चाहते हैं। राजतंत्र के वक्त में नेपाल में 250 साल में न नेपाल का भला हुआ और न भारत का भला हुआ उसमें। ये बात याद रखिए, जब हम कहते हैं कि फला सरकार ने हमारे खिलाफ ये किया, फला सरकार ने हमारे खिलाफ ये किया, नेपाल के राजतंत्र ने चाइना को नेपाल में लाया, नेपाल के राजतंत्र ने पाकिस्तान को नेपाल में लाया, नेपाल के राजतंत्र ने अपने आप को डेमोक्रेसी के खिलाफ किया और भारत के खिलाफ भी किया। तो ये जो जिद्दोजहद है, इसको समझने की जरूरत है। इसको एक सरसरी तौर पर, भावना के तौर पर उसका एक निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं होगा, मैं समझता हूं, खास तौर से नीति के हिसाब से। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का नेपाल में जो कुछ हुआ, इतने गंभीर मुद्दे को इतने आसान तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।